हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह राजावत। मेरे चैनल स्टडी पॉइंट रंजीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोशिका से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। कोशिका क्या है, कैसे कार्य करती है। कोशिका क्या है? कोशिका जो सेल है, आज संसार में जितनी समस्त जीवित प्रणाली है, जितना लिविंग थिंग है, ये कोशिका के कारण ही संभव है। आज पृथ्वी पर जीवन जो संभव है, ये कोशिका के कारण ही संभव है। कोशिका विज्ञान यदि ना होती तो आज इस पृथ्वी पर जीवन संभव ना होता। प्रारंभ में जब जीवन का प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में एक कोश की जीवों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे आज वर्तमान समय में बहुकोश की जीव पृथ्वी पर बहुत मौजूद है, भारी मात्रा में। कोशिका धीरे धीरे कोशिकाओं से ही विकास होता रहा जीवन का। कोशिका जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, या सभी जीवधारियों की यह जैविक इकाई होती है। जितने भी संसार में जीवधारी मौजूद हैं, सभी समस्त जीवधारियों की जैविक इकाई है या कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। आज संसार में जितने भी जीवधारी मौजूद हैं, समस्त जीवधारियों की जैविक इकाई है या कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक मतलब फंक्शनल और संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल। आज जो कार्य करने की प्रणाली, आज लिविंग थिंग की कार्य करने की संरचना, कार्य करने की क्षमता और जो उनकी संरचना स्ट्रक्चर जो होता है, वो कोशिका के द्वारा ही संभव हो पाया है। प्रारंभ में कोशिका के बारे में संसार को ज्ञात नहीं था। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कारक नामक वृक्ष की छाल ली और छाल में जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के आकार की संरचना दिखाई दी। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया तो इसमें मधुमक्खी के आकार की संरचना दिखाई दी। इन संरचनाओं को नाम दिया गया कोशिका। सेल का मतलब होता है कमरा। कोशिका सेल का मतलब होता है कमरा। कोशिका जो होती है ये पारगम कला से घिरी होती है, जो आपको दिख रही है। तो दोनों तरफ ये कोशिकाएं पारगम कला से घिरी होती हैं। पारगम कला की एक झिल्ली से घिरी होती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये पारगम कला की एक झिल्ली से घिरी होती हैं। अधिकांश कोशिकाओं का जो व्यास होता है 0.5 से लगा करके 2 माइक्रोन तक होता है। अधिकांश कोशिकाएं होती है जो जिनका व्यास होता है 0.5 से लगा करके 2 माइक्रोन के आसपास इनका व्यास होता है। आज जब संसार में धीरे धीरे कोशिका पर रिसर्च होना प्रारंभ हुई तो सर्वप्रथम सेल थ्योरी का प्रकाशन किया गया। 1839 में सेल थ्योरी आई, जिसमें जंतु थ्योरी और वनस्पति थ्योरी प्रकाशित की गई। जंतु थ्योरी और वनस्पति थ्योरी प्रकाशित की। जंतु थ्योरी जो होते हैं स्वान के द्वारा प्रकाशित की गई वैज्ञानिक, और वनस्पति थ्योरी स्लाइडेन के द्वारा प्रकाशित की गई। इस थ्योरी का नाम दिया गया सेल थ्योरी या कोशावाद कहा गया। इस थ्योरी को सेल थ्योरी या कोशावाद कहा गया। 1839 में जब जंतु वैज्ञानिक स्वान और वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कोशावाद सेल थ्योरी को प्रकाशित किया। जब इन्होंने सेल थ्योरी को प्रकाशित किया तो देखा गया संसार में सबसे बड़ी कोशिका जो देखी गई, वो शुतुरमुर्ग के अंडे की थी। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की थी। संसार में सबसे बड़ी एवं भारी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। और संसार में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की थी। तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, नर्वस सिस्टम की देखी गई सबसे लंबी कोशिका। नर्वस सिस्टम की सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका देखी गई माइकोप्लाज्मा की देखी गई। सबसे छोटी कोशिका जो देखी गई माइकोप्लाज्मा की देखी गई। यानी संसार में सबसे बड़ी कोशिका और भारी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे लंबी कोशिका नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की थी, और सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका जो थी ये माइकोप्लाज्मा की थी। आज संसार में वर्तमान समय में देखा जाए तो कोशिका में जो होता है सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। कोशिकाओं में सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है।
यानी कोशिकाओं में स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिकाएं स्वयं जन्म लेती हैं और स्वयं विघटित हो जाती हैं, यानी स्वयं जन्म ले लेती हैं और स्वयं टूट जाती हैं। इसीलिए कोशिकाओं में सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती। जो कोशिकाएं होती है एक स्वाधीन इकाई के रूप में कार्य करती हैं, स्वाधीन इकाई के रूप में कार्य करती हैं। कोशिकाएं एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं। कोशिकाएं जो होती है स्वाधीन इकाई के रूप में कार्य करती हैं और ये स्वाधीन इकाई के रूप में कार्य करती हैं और कोशिकाएं एक साथ, सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर के बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण करती हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें जैसे कोशिका का विघटन होता है तुरंत ही नए जीवों का निर्माण होता है। बहुकोशिकीय में धीरे धीरे जो कोशिकाएं विघटित होती रहती हैं, कोशिकाएं कई सारी बन करके ऊतक, ऊतक से ऊतक तंत्र और धीरे बाद में अंग तंत्र और अंग सिस्टम का निर्माण होता रहता है। कोशिका आज संसार में समस्त जैविक क्रियाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लिविंग थिंग है, ये कोशिका के कारण ही संभव है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीव जैसे इंसान की बॉडी, जंतु जितने मौजूद हैं, वनस्पतियां, ये बहुकोशिकीय में आते हैं। संसार में एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय और त्रिकोशिकीय प्रणाली भी मौजूद है वर्तमान समय में। इसके साथ साथ कोशिकाओं का जब अध्ययन किया गया धीरे धीरे, तो कोशिकाओं को वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांट दिया। कोशिकाओं को दो भागों में बांटा उन्होंने। एक भाग उन्होंने नाम दिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एक उन्होंने नाम दिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। पहला उन्होंने बांटा प्रोकैरियोटिक और दूसरा उन्होंने बांटा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। दो भागों में कुल बांट दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक केंद्रक और कोशिकांगों का अभाव रहता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक कला और कोशिकांगों का पूर्ण विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। 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 अब आप देख रहे हैं फिगर, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हमने जीवाणु का फिगर बनाया है, इसमें आपको केंद्रक कला नहीं दिख रही, ना तो केंद्रक दिख रहा है, कोई सेंटर नहीं है, ना केंद्रक कला है। इस केंद्रक के आसपास वाली जो कला है वो नहीं दिख रही है। पूर्ण विकसित कोशिकांग जैसे आपको दिख रहे हैं, इसमें गाल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें इनका क्या है, पूर्ण अभाव पाया जा रहा है। इसमें जो पदार्थ होते हैं, केंद्रक कला तो पाई नहीं जाती है। तो केंद्रक कला ना पाई जाने के कारण जो केंद्रक पदार्थ होते हैं, इसमें केंद्रक कला ना पाई जाने के कारण जो केंद्रक पदार्थ होते हैं, केंद्रक पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन, केंद्रक पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, केंद्रक कला और केंद्रक ना पाए जाने के कारण इसमें केंद्रक पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। क्योंकि कोशिका द्रव्य केंद्रक पाया नहीं जाएगा तो कोशिका के अंदर का जो भरा हुआ भाग होता है, ये क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें भी जो दिख रहा है आपका भाग, ये भी क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। इसमें भी जो दिख रहा है भाग, वो क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो भरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। इसमें केंद्रक कला और केंद्रक का अभाव होने के कारण जो केंद्रक पदार्थ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो होते हैं, वो सीधे किसके संपर्क में रहते हैं, सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। इसमें स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, इनमें पाया जाता है। जो स्टोन नामक प्रोटीन होती है, इसका इसमें अभाव रहता है। स्टोन इसमें पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, पाई जाती है जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जैसे जीवाणु, वर्तमान समय में जीवाणु, विषाणु, पीपीएलओ रिकेट्सिया, जीवाणु, विषाणु, पीपीएलओ रिकेट्सिया जीवाणुओं में पाई जाती है, विषाणुओं में पाई जाएगी और पीपीएल रिकेट्सिया पाई जाती है और नीले हरे शैवालों में पाई जाती है। नीले हरे शैवालों में पाई जाती है और बैक्टीरियोफेज में पाई जाती है। बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो गंगा नदी के जीवाणुओं का भक्षण करता है, यानी जीवाणुओं का भक्षण करके अपने जीवन का संग्रह करता है। इसीलिए जो बैक्टीरियोफेज होता है, ये जीवाणुओं को खा करके अपने जीवन को बचाता है। ये गंगा नदी में पाया जाता है और गंगा नदी में हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर लेता है। इसीलिए गंगा नदी का पानी बैक्टीरियोफेज के कारण आज शुद्ध है।
गंगा नदी का पानी शुद्ध है जिसमें कीड़े नहीं पड़ पाते क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। आपने यहाँ पर देखा, आपने यूकैरियोटिक कोशिकाओं पे चर्चा की। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं जीवाणु, विषाणु, पीपीओलो, रिकेट्सिया, बैक्टीरियोफेज और हरे नीले हरे शैवालों में पाई जाती है। अब हम चर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सॉरी, प्रोकैरियोटिक पे हमने चर्चा किया, अब हम करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं पर। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रक कला और पूर्ण विकसित कोशिकांग, और पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित कोशिकांग जो होते हैं पाए जाते हैं, जितने भी पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं। केंद्रक, देखिए ये आपको केंद्रक दिख रहा है, न्यूक्लियस केंद्रक, इसमें केंद्रक पाया जा रहा है, इसमें भी केंद्रक पाया जा रहा है, दोनों में केंद्रक पाया जा रहा है, दोनों में केंद्रक पाया जा रहा है। केंद्रक कला और पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, इनमें केंद्रक पाया जा रहा है आपका। इसके साथ साथ केंद्रक कला पाई जा रही है, इसके चारों ओर जो फैली हुई कला क्या कहला रही? केंद्रक कला। इसके चारों ओर फैली हुई कला क्या कहला रही? केंद्रक कला कहला रही। पूर्ण विकसित कोशिकांग भी पाए जा रहे हैं। पूर्ण विकसित कोशिकांग जैसे आपका गाल्जी बॉडी, कोशिका द्रव, इंडोप्लाज्म, द्विजालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, ये सब क्या है? पूर्ण विकसित कोशिकांग है। पूर्ण विकसित कोशिकांग इसमें पाए जा रहे हैं आपको। इसके साथ साथ इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। 80S राइबोसोम पाया जाता है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें पाया जाता है 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S का राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S का राइबोसोम जो होता है, दोनों पाए जाते हैं। इसके साथ जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। सॉरी, स्टोन प्रोटीन पाया जाता है, स्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और जो केंद्रक पदार्थ होते हैं, केंद्रक पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे होते हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, जो केंद्रक पदार्थ होते हैं डीएनए और आरएनए और प्रोटीन, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सीधे कोशिका द्रव के संपर्क में नहीं रहते हैं। कोशिका द्रव के संपर्क में नहीं रहते हैं, कोशिका द्रव के संपर्क में ना रह करके यह केंद्रक द्रव के संपर्क में रहते हैं। किसके संपर्क में रहते हैं? केंद्रक द्रव के संपर्क में रहते हैं। यानी यहाँ पर जो पाए जा रहे हैं कोशिका द्रव के संपर्क में ना रह करके सीधे केंद्रक द्रव के संपर्क में रहते हैं। आपका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तो नहीं पाया जाता है। डीएनए जो केंद्रक पदार्थ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होते हैं, इनमें किसके साथ कोशिका द्रव के संपर्क में नहीं रहते हैं। यहाँ पर किसके संपर्क में रहते हैं? सीधे केंद्रक द्रव के संपर्क में रहते हैं, दोनों में ही। और यहाँ पर क्या होता था? केंद्रक द्रव के संपर्क में न रहकर सीधे कोशिका द्रव के संपर्क में रहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यह समस्त जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। समस्त जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके साथ नीले हरे शैवालों को छोड़ करके, नीले हरे शैवालों को छोड़ करके, नीले हरे शैवालों को छोड़ करके, नीले हरे शैवालों को छोड़ करके समस्त शैवालों में पाई जाती है। समस्त शैवालों में पाई जाती है। जितने भी नीले हरे शैवाल होते हैं इनको छोड़ दें, इनको छोड़ने के पश्चात समस्त शैवालों में पाई जाती है। जंतु और वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाएगी। नीले हरे शैवालों को छोड़ करके समस्त शैवालों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका से संबंधित यदि आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। अगले टॉपिक अगले टर्म पे आ जाएगा।